Hello and welcome to my YouTube channel Education for Us. This is Hilal Lone and today we are going to discuss class 8th Civics lesson number 5, that is Judiciary. Let's start. You know that in India we have the rule of law. To enforce this rule of law we have judicial system और वी हैव जुडिशरी. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून की बालादस्ती, और इस कानून को लागू करने में सबसे अहम किरदार, टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव जुडिशियल सिस्टम और वी हैव जुडिशरी. दैट सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड. ना अब देखते हैं कि ये जुडिशरी है क्या. It's an organ of the government which ensures that laws are properly followed and which settles disputes through interpretation of laws. Judiciary गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है जिसका काम है ये देखना, ये इंश्योर करना दैट लॉज आर प्रॉपरली फॉलोड और नॉट. एंड सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट सेटल्स डिस्प्यूट्स थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज. ये डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं. नाउ सेकेंड टॉपिक इज रूल ऑफ जुडिशरी. द रूल और द फंक्शन ऑफ जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ हेडिंग्स. फर्स्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या हम ये कह सकते हैं रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. जुडिशरी का पहला काम होता है कि हमारे डिस्प्यूट्स जो है उनको रिजॉल्व करना, उनको हल करना. अब ये डिस्प्यूट्स किस किस के बीच में जो डिस्प्यूट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर सिटीजन्स, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन वन स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस अनदर स्टेट गवर्नमेंट, or if there is a dispute between state government versus central government. जुडिशरी हमारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है. अगर ए का झगड़ा, फॉर एग्जाम्पल ए है सिटीजन, बी भी सिटीजन है, ए का झगड़ा बी के साथ है, इस डिस्प्यूट को भी जुडिशरी ही हल करेगी, रिजॉल्व करेगी. अगर सिटीजन का झगड़ा गवर्नमेंट के साथ है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपके इस चैप्टर में हकीम शेख्स केस स्टडी है, तो वहाँ पर जो है उस केस को भी सॉल्व किया. उसका झगड़ा, हकीम शेख का झगड़ा स्टेट गवर्नमेंट के साथ था, गवर्नमेंट के साथ था, उस झगड़े को भी हल किया है जुडिशरी ने. एंड सेकंड जो है, नेक्स्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस अनदर स्टेट गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जो है, उस गवर्नमेंट का झगड़ा जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ ऑन द डिस्प्यूट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. उस झगड़े को भी हल किसने किया? इस झगड़े को भी हल जुडिशरी ने ही किया. यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का झगड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होगा. इफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंटरफियर इन ईच अदर्स मैटर्स और ईच अदर्स अफेयर्स, दैट मीन्स द डिस्प्यूट विल अराइज ओवर देयर एंड द डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड बाय द जुडिशरी. ये तो पहला काम है, जुडिशरी का पहला काम और पहली फंक्शन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. एंड सेकंड काम जो जुडिशरी का है दैट इज जुडिशियल रिव्यू. पहले ये जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है. जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द कोर्ट हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन अ पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज लॉज आर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट को ये लगे कि जो पार्लियामेंट में जो कानून बनाया गया है, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर और इट वायलेट्स द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स और इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम कोर्ट जो है उन लॉज को स्ट्राइक डाउन करेगा, उन लॉज को नल एंड वाइड करा देगा. तो दैट वी कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू. ओके, या हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू, it is a power of the court to strike down the particular law passed by the parliament or legislative assembly
if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. ओके तो तीसरा काम क्या है जुडिशरी का, तीसरा रोल क्या है जुडिशरी का, दैट इज अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स. हम जानते हैं कि जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाए हुए हैं, अगर लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को उन कानूनों को नहीं मानेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उस कॉन्स्टिट्यूशन का. अगर कोई भी उन कानूनों को वायलेट करता है, उन लॉज को वायलेट करता है, तो उसको सज़ा कौन देता है? जुडिशरी ही दे देता है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन. वही होता है अपहोल्ड लॉज. और सेकंड, इट एनफोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स. जुडिशरी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. और इफ एनीबॉडी विल वायलेट any right or any fundamental right of any citizen, that time the citizen can approach the court and court can settle the dispute or court can enforce the fundamental rights. तो ये तीसरा काम है, तीसरा रोल है जुडिशरी का. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि एक केस स्टडी है हकीम शेख had been he met with an accident. He had been hit by the train, and many hospitals refused him to admit. और उसके बाद क्या हुआ, जब वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो गए तो उन्होंने he lodged a case in the court. और उसमें कोर्ट ने ये फैसला दे दिया. When court found that most of the hospitals refused him to admit, and court asked West Bengal government to provide compensation to him because of violation of Article 21, that is right to life. That means गवर्नमेंट ने राइट टू लाइफ को वायलेट किया है. राइट टू लाइफ, दिस इज द फंडामेंटल राइट इन अंडर आर्टिकल 21. इस आर्टिकल को गवर्नमेंट ने उस टाइम जब उसको एडमिट करने से मना किया गया, हॉस्पिटल्स में एडमिट करने से मना किया, मीन्स गवर्नमेंट की मशीनरी ने फंडामेंटल राइट को जो है इसको वायलेट किया है. एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ को वायलेट किया हुआ है आर्टिकल 21 के तहत जो आता है. और उस आर्टिकल 21 में यानी कि राइट टू लाइफ में ये भी आ जाता है विच आल्सो इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ. तो उसको वायलेट किया हुआ है. तो दैट टाइम कोर्ट ऑर्डर्स द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू गिव कंपनसेशन टू हकीम शेख बिकॉज यू वायलेटेड वन ऑफ द बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन. ठीक है, तो ये भी जो है अगर हम देखेंगे, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केस सिटीजन वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था कि रूल ऑफ जुडिशरी में. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है, और वी कैन से इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वन in which the judicial system has the freedom to perform its functions without any interference from the government in power or without any interference from other two organs of the government. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि जुडिशरी आज़ादाना तौर पर काम करे, किसी की इंटरफेरेंस के बगैर, किसी के प्रेशर के बगैर, किसी के दबाव में न आके, या लेजिस्लेचर के दबाव के बगैर, लेजिस्लेचर के प्रेशर के बगैर, एग्जीक्यूटिव के प्रेशर के बगैर अपना काम करेगी, अपना फैसला करेगी, अपने जजमेंट्स दे देंगी. दैट टाइम वी कैन कॉल इट एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. या हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसको भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैनॉट एक्सरसाइज एनी पावर ऑन द जुडिशरी. या हम ये कह सकते हैं दैट जुडिशरी इज नॉट अंडर गवर्नमेंट एंड डज नॉट एक्ट ऑन इट्स बिहाफ. जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी लैंड किसी पॉलिटिशियन ने एनक्रोच की हुई है, तो पॉलिटिशियन, फॉर एग्जाम्पल, इफ पॉलिटिशियन हैज एनक्रोच्ड लैंड ऑफ माई फैमिली, in this case independent judiciary
cannot give one-sided decision because of politicians' approach etc. अगर पॉलिटिशियन उस वक्त यहाँ वो जो है वो पावर में होगी, वो गवर्नमेंट में होगा, वो पॉलिटिशियन गवर्नमेंट में होगा, पावर में होगा, उस वक्त वो कोर्ट पर यानी कि जुडिशरी पर दबाव बनाएगा कि आप मेरे हक में फैसला दे दीजिए, दैट मीन्स वन साइडेड डिसीजन दे दिया, दैट मीन्स उसने जुडिशरी ने एक गवर्नमेंट के अंडर आकर जो है इन्फ्लुएंस में आकर, गवर्नमेंट के दबाव में आकर, गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर जो है उसने फैसला सुना दिया, दैट वी कॉल्ड एज इट्स नॉट इंडिपेंडेंट जुडिशरी. But independent judiciary is one in which judicial system has freedom to perform its function without the interference of legislature, executive or any other organ of the government. Necessary because only a judiciary independent of outside interference can give fair trial to citizens irrespective of caste, class, religion, gender, etc. or government in the power. Okay, so ये है independent judiciary. Now second is structure of courts in India. You know that there are 3 different levels of courts in our country, and these 3 different level of courts are interconnected to each other. We have integrated judicial system. जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये कोर्ट्स जो है इंटरकनेक्टेड या कनेक्टेड है या इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ पर है. द 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वी हैव द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट वी हैव दैट इज द कोर्ट एट द स्टेट लेवल, and Supreme Court, that is the court at the national level. And Supreme Court is the highest judicial authority in our country, or we can call it as apex court also. You know that each district has its own district court that we call as district level court, that is called as district court, and each state has its own state level court that we call as high court. But there are some states which are having the common high court, that for example Haryana and Punjab, for example Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh. All these 3 or 4 states are having the common high court, that is at Guwahati. We have history of high courts. हमारे पास हाई कोर्ट्स की हिस्ट्री है. द फर्स्ट हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1862 इन कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास. दैट मीन्स अंग्रेजों ने इस हाई कोर्ट को पहले एस्टैब्लिश किया 1862 में. उनकी 3 प्रेसिडेंसी जो थी उन पर वहाँ पर उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया हुआ था. बट एट प्रेजेंट वी हैव 25 हाई कोर्ट्स. And Supreme Court, as I told you, that this is the highest judicial authority in our country, and it is also called the apex court, and its decision are binding on the lower courts. जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इसका डिसीजन लोअर कोर्ट्स पर यानी कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर उनको मानना ज़रूरी है. सो सुप्रीम कोर्ट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, and it is presided over by the Chief Justice of India. The decision made by the Supreme Court is binding on all other courts in India, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था. Okay, Supreme Court was earlier known by the Federal Court till 1949, and it was established on 26th January 1950. Okay, Supreme Court has been established on 26th January 1950. Now, the legal system deals with 2 types of cases, or we can say we have 2 types of cases. One is criminal courts, or we have 2 types of courts, criminal court and civil court. Criminal court deals with or
deals with conduct or acts that law defines as offense. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry, murder or rape, etc. Whereas civil court deals with any harm or injury to rights of individual. I repeat, civil court deals with any harm or injury to rights of individuals. For example, disputes relating regarding property, dispute regarding divorce, etc., rented matters, purchase of goods, etc. Okay. Now next topic is who can assess the court. Every citizen. कोर्ट को कौन असेस कर सकता है, कोर्ट को कौन अप्रोच कर सकता है, किसका राइट है यहाँ पर कि वो कोर्ट में जाकर अपने राइट के लिए लड़ सके। देखिए, हर एक हिंदुस्तानी शहरी उसको राइट है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। तो मीन्स हर एक सिटीजन जो भी हिंदुस्तान का शहरी है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अपील सिस्टम। अपील सिस्टम का मतलब क्या होता है? इन दिस सिस्टम अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्टिस। अपील सिस्टम का मतलब होता है कि अगर मेरा केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे केस पर कोई ऐसा फैसला दिया बट इस फैसले से मैं इस फैसले के साथ मैं एग्री नहीं करता, ये फैसला मुझे लग रहा है दिस नॉट जस्टिस, तो मैं इस केस को हाई कोर्ट में यानी कि इससे ऊपरी वाले कोर्ट में इसको अपील कर सकता हूं। और अगर ये तभी हो सकता है जब मुझे लगेगा कि that the judgment passed by the lower court is not justice. For example, you have the case study in your book about regarding सुधा गोयल। सुधा गोयल की रिगार्डिंग आपकी बुक में एक केस स्टडी है इन विच द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कन्विक्टेड। पहले ये देखेंगे कि सुधा गोयल की केस सुधा गोयल का मैटर क्या था। सुधा गोयल को जो है 1982 या 83 में जो है 82 में उसको जलाया गया था और उसके इनलाज ने उसको जलाया था। और उसके बाद जो है उसके जो फैमिली मेंबर जो थे उसके सुधा गोयल जो है उसकी फैमिली मेंबर्स जो है उसका फादर जो है या उसका भाई जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कन्विक्टेड हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ एंड मदर इन लॉ इन डॉवरी। तो उनने तीनों को सजा सुनाई एंड उम्र कैद की सजा सुना दी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि तीनों को सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। बट ये जो इन-लॉज सुधा गोयल के इन-लॉज जो थे दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उन्होंने ये केस जो है 1983 में ये केस उन्होंने ले लिया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने वहां पर फैसला दिया दैट दिस वाज एन एक्सीडेंटल फायर फ्रॉम द स्टोव। तो ये एक्सीडेंटल फायर है एंड इट एक्यूटेड ऑल द थ्री। उन्हें तीनों को बरी कर दिया, हस्बैंड को भी बरी कर दिया, ब्रदर इन लॉ को भी बरी कर दिया एंड मदर को भी बरी कर दिया। बट अगेन सुधा गोयल की फैमिली जो है वो इस फैसले के साथ मुतमईन नहीं थे। उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट इन 1985 में उन्होंने फैसला सुना दिया एंड सुप्रीम कोर्ट फाउंड हस्बैंड एंड मदर इन लॉ गिल्टी एंड एक्यूटेड ब्रदर इन लॉ बिकॉज नो एविडेंस वाज ओवर देयर अगेंस्ट हिम। तो उन्होंने दो को सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने दो को सजा सुनाई, हस्बैंड को सजा सुनाई और मदर इन लॉ को सजा सुनाई और ब्रदर इन लॉ को छोड़ दिया, कहा कि इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं मिला। तो यहां पर यह है कि यहां पर हम समझ सकते हैं कि अपील सिस्टम क्या होता है। देखिए, अपील सिस्टम में सबसे पहले ये केस कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाई। बट ये इन-लॉज जो इसके थे, सुधा गोयल के जो इन-लॉज थे वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले से सुधा गोयल की जो अपनी फैमिली, उसका फादर, उसके मदर, उसके ब्रदर जो है वो इसके साथ सेटिस्फाई नहीं थे। उसने इसको कहाँ ले लिया, सुप्रीम कोर्ट में लिया। सो ऑल दिस सिस्टम, ऑल दिस प्रोसीजर विच हैपेंड ओवर देयर इन दिस सुधा गोयल केस, वी कैन कॉल्ड इट एज अपील सिस्टम। ठीक है।
और यहाँ पर हमें ये भी समझ आ रहा है कि लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, एंड सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। अब हम वापस नहीं जा सकते, हम ये नहीं कह सकते कि अब सुधा गोयल की फैमिली ये नहीं कहेगी नहीं 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 हमें तो पहला ही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया है हमें तो वही मंजूर है, अब नहीं, वो नहीं कह सकते नाउ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है फैसला है और सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है और इसका फैसला बाकी लोअर कोर्ट्स के फैसलों से बड़ा है और इसका फैसला जो है मुकद्दम रखता है। ओके, so I think this is enough for today, and we will discuss next chapter in our next video. Till then, stay home, stay safe, Allah Hafiz, and do subscribe my channel and share this video with your friends.